वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन चंद्रा क्लासेस। माय नेम इज़ प्रियंका। आज आप लोगों का मॉडल पेपर 7 चल रहा है और आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए क्योंकि आप लोगों की पीजीटी के जो एग्ज़ाम्स हैं 18 जून से ही स्टार्ट होने वाले हैं, तो वो उसकी डेट पास में आ गई है। अगर कुछ ऐसा पोस्टपोन वगैरह होने का होगा तो आप लोगों को पता चलेगा, बट आप लोग मेहनत करिए कि ताकि आप लोगों का अगर पेपर लगता है तो खराब न जाए, हो जाए सिलेक्शन। तो आप लोगों के जितने सारे इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं सब पीजीटी और टीजीटी बेस्ड हैं। पीजीटी में बस बेटा आपका बायोस्टैटिक, बायोटेक्नोलॉजी और एनिमल बिहेवियर 3 चैप्टर एक्स्ट्रा होते हैं, बाकी टीजीटी वो नहीं होते हैं, बट इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपके टीजीटी से लेके पीजीटी बेस्ड हैं। तो आप सब लोग जो है एग्जाम सीरीज जो 7 है इसको आप लोग को अभी मैं सॉल्व करवाऊंगी। बाकी हर सैटरडे को यहाँ पे आप लोगों का ऑफलाइन टेस्ट होता है 8 से 10 मॉर्निंग वाले टाइम में। आप लोग आकर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे अपना टेस्ट कंडक्ट करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम सीरीज 7। देखते हैं आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या है। एक आज के सीरीज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। चलिए देखिए, इसके सारे क्वेश्चन बेटा एग्जाम ओरिएंटेड हैं और आपके क्वेश्चंस जो हैं इजी भी हैं और हाई लेवल के भी हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, इन द माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक कोड इन द माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक कोड इन द माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक कोड यूजीए कोड फॉर विच ऑफ अमीनो एसिड। कहा गया है कि माइटोकॉन्ड्रियल में आनुवंशिक कोड में जो यूजीए कोड होता है वो किस अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, किस अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक कोड को जो यूजीए है आपका किस अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। तो पहला अमीनो एसिड दिया गया है आर्जिनिन है, दूसरा आपकी लाइसिन है, तीसरा क्या है ट्रिप्टोफैन है, चौथा है इट डज नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। ये किसी भी प्रकार के अमीनो एसिड को कोड नहीं करता। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। ट्रिप्टोफान को जो है यूजीए जो क्या करता है बेटा आपका कोड करता है। यूजीए क्या करता है, कोड करता है। और ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी आईएमपी है और ये क्या है बेटा आपका एक्सेप्शनल है, ये अपवाद है। ठीक है, ये क्या है बेटा आपका अपवाद है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ लेके आई हूँ ताकि आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाए तो गलत ना हो। ठीक है, तो ये आपका यूजीए जो है ये ट्रिप्टोफान को कोड करता है। तो आपका नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया गया व्हेन वी पिल द स्किन ऑफ द पोटैटो ट्यूबर्स विच रिमूव। जब हम आलू कंद की जो त्वचा है इसके छिलके को हम हटाते हैं, वो जो छिलका हटाया हुआ है, आप देखते हो ना कि आलू पकाने से पहले, सब्जी बनाने से पहले हम लोग छिलके को निकालते हैं ना, तो वो जो छिलका हम निकालें वो छिलका क्या है, ये पेरीडर्म है कि इपीडर्म है कि सैप वैक्सल है कि ल्यूटिकल है। ये आपका क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर ए है आपका पेरीडर्म है। क्या है आपका पेरीडर्म है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द थ्री डोमेन सिस्टम। थ्री डोमेन सिस्टम के रिकॉर्डिंग इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है इट इज डिवाइडेड ऑल यूकैरियोटिक किंगडम इनटू द सेपरेट डोमेन। दूसरा आपका दिया गया है इट स्प्लिट किंगडम मोनेरा इनटू द टू सेपरेट डोमेन। तीसरा दिया गया है इट कंबाइंड्स मोनेरा एंड प्रोटिस्टा इनटू वन डोमेन। चौथा दिया गया इट एलिमिनेट्स द किंगडम ऑफ फंजाई ऑल टुगेदर। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है बेटा, थ्री डोमेन सिस्टम के अकॉर्डिंग ये राइट है कि मोनेरा जो है आपका वो स्प्लिट हुआ है टू सेपरेट डोमेन में। ठीक है, कितने में हुआ है, टू सेपरेट डोमेन में हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मैचिंग है आपका। मैचिंग में आप इधर देखेंगे, मैचिंग में आपका दिया गया है, ये आपका लिस्ट 1 है और ये लिस्ट सेकेंड है। मालिकुलर ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज किससे मैच करेगा और डी कार्बोक्सिलेशन किससे मैच करता है। ठीक है, ये आपको दिया गया है। तो इसमें आप लोग देखेंगे बेटा मालिकुलर ऑक्सीजन आपका हाइड्रोजन डोनर है। ठीक है, क्या है हाइड्रोजन, मालिकुलर ऑक्सीजन किससे, हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। क्या है ये, हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है आपका, साइटोक्रोम सी है। क्या है आपका, साइटोक्रोम सी है। और आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज आपका हो गया
एसिटिल कोएंजाइम ए, जो एसिटिल कोएंजाइम ए होता है बेटा, ये लिंक है बिटवीन किसके, ग्लाइकोसाइकिल है, ग्लाइकोलाइसिस, और जो आपका क्रेब्स साइकिल है, इन दोनों के बीच में जो लिंक है ये क्या है आपका, एसिटिल कोएंजाइम। ठीक है, उसके बाद आपका क्या बचा है, डी कार्बोक्सिलेशन क्या है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है। ठीक है, क्या है आपका, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आपका क्या हो गया, ए का 2 हो गया, बी का आपका 3 हो गया, सी का 4 हो गया और 1 हो गया, 2 3 4 1। देखिए किसमें आपका आ रहा है, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है आपका कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑब्टेनिंग अ हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन टू होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। कहा गया है कि हेट्रोजाइगस इसको ऑब्टेन करना है, इसकी जो ऑफस्प्रिंग होने वाली है वो कैसी होनी चाहिए, हेट्रोजाइगस निकले, परंतु इनमें जो क्रॉस हुआ है वो डोमिनेंट होमोजाइगस होंगे। मान लीजिए ये 2 है, ए है, ठीक है, मल्टीप्लाई ये क्रॉस बाई बी है, दोनों के दोनों क्या है, होमोजाइगस है और डोमिनेंट है। अगर इन दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे तो कितने % आपके हेट्रोजाइगस होंगे। जब बेटा आपका यहाँ दोनों होमोजाइगस हैं तो कहाँ से आपका हेट्रोजाइगस आएगा, वो भी तो आपका क्या आएगा, होमोजाइगस ही तो आएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी कितना है, 0%। तो क्वेश्चन देखो 0% कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0% है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है इन RNAi, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है इन RNAi द जीन आर द साइलेंस्ड यूजिंग। कहा गया है कि जीन, इसमें RNA जो है इंटरफेरेंस जो है उसमें जब जीन कब साइलेंट होता है, देखिए इसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA में जीन साइलेंट होगा कि डबल स्टैंडर्ड DNA में जीन साइलेंस होगा कि डबल स्टैंडर्ड RNA में जीन साइलेंस होगा कि सिंगल स्टैंडर्ड DNA में, इन दोनों में तो होगा नहीं, ये दोनों अपने प्रोटीन वगैरह सब कुछ करेंगे। फिर आपका सिंगल स्टैंडर्ड ये भी प्रोटीन बनाता है, कभी बेटा याद रखिएगा, कभी डबल स्टैंडर्ड RNA कभी प्रोटीन नहीं बनाता है। जब प्रोटीन स्टॉप होती है तो यही डबल स्टैंडर्ड RNA कभी भी आपका क्या होता है, प्रोटीन नहीं फॉर्मेशन करता, हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड RNA ही प्रोटीन बनाता है। तो जब डबल स्टैंडर्ड आपके RNA प्रोटीन नहीं बनाते तो ये क्या करते हैं, जीन साइलेंसिंग में यही हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। डबल स्टैंडर्ड RNA क्या है, RNA इंटरफेरेंस जीन का क्या करता है, साइलेंसिंग करता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है CO2 डिसोसिएशन फॉर द कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन व्हेन। कह रहा है कि CO2 का डिसोसिएशन कब होगा, कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन में। आपका ऑप्शन दिया गया है जब पार्शियल CO2 इज हाई हो और पार्शियल O2 इज लो, ये आपका गलत है। पार्शियल CO2 इज हाई, पार्शियल ऑक्सीजन इज हाई और पार्शियल CO2 इज लो, ये वाला आपका ऑप्शन सही है। यहाँ देखिए पार्शियल CO2 और पार्शियल दोनों इक्वल तो होंगे नहीं, नन ऑफ एबव। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट है कि इसमें आपका पार्शियल आपका ऑक्सीजन हमेशा हाई होगा, ठीक है, और आपका पार्शियल CO2 क्या हो जाएगा, आपका लो हो जाएगा। तब तो आपका क्या होगा, CO2 डिसोसिएशन ऑफ कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन का कर्व बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय मींस ऑफ कोनिडिया बॉर्न एट द टिप, कहाँ, टिप द हाइफी। कहा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से निम्नलिखित में से किसमें हाइफल के सिरे पर स्थित कोनिडिया के माध्यम से लैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है किसके द्वारा, कोनिडिया के थ्रू, और कोनिडिया कहाँ है, हाइफी के टिप पे है। तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको किसमें देखने को मिलता है, ईस्ट में, एल्ब्यूगो में, म्यूकर में कि पेनिसिलियम में। किसमें मिलता है बेटा, आपका पेनिसिलियम में मिलता है। किसमें मिलता है, पेनिसिलियम में मिलता है। इसमें जो आपकी कोनिडिया होती है बेटा, इस तरीके से देखेंगे, ब्रांच होती है। कैसी होती है, ब्रांच होती है। ब्रांच होकर के ब्रश बॉर्डर जैसा, ब्रश नहीं होता है, कलरफुल ब्रश की तरह ये अपना स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको पेंटिंग ब्रश भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, पेंटिंग ब्रश भी कहा जाता है। तो जो आपकी पेनिसिलियम जो होती है, इसकी कोनिडिया कैसी होती है, ब्रांच होती है और ये बाहर की तरफ रहेगी,
इंडो नहीं होती, एक्सो होती है। और दूसरी चीज कि ये जो कोनेडिया होती है वो हमेशा हाइफी के टिप पे ही पाई जाती है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर किस में दिखता है, आपका पेनिसिलिन में। ठीक है, क्या है, पेनिसिलियम फंगस में ये दिखाई देता है। और इससे आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, सब सर्वप्रथम एंटीबायोटिक निकाले थे पेनिसिलिन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन क्या दिया गया है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज एसेंशियल फॉर द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द बाई कार्बोनेट आयंस H3H2CO3 माइनस। ठीक है, बाई कार्बोनेट आयन आपके HCO3 होगा, HCO3 माइनस। ये आपके आयन में कहा गया कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसेंशियल फॉर द कन्वर्जन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टू बाई कार्बोनेट आयन। ये तो आपका सही है। दूसरा दिया गया कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज एन एंजाइम फाउंड इन द बोथ प्लाज्मा एंड रेड ब्लड सेल। ये भी सही है। दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही है, परंतु उसका ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों के दोनों सही हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। बोथ मतलब ए और आर दोनों सही है, पर ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर बी इज राइट है, क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान रखिएगा, ईटीएस नहीं पूछा है। एक मिनट भाई, ये क्या हो गया। चलिए फिर देखें, ESTS पूछा है। क्या पूछा है आपका, ESTS पूछा है। ESTS का मतलब एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग रेफर्स टू, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग रेफर्स टू, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग ये किससे बिलोंग करता है। पहला ऑप्शन दिया गया है जीन एक्सप्रेस एज RNA, पॉलीपेप्टाइड एक्सप्रेशन के लिए, DNA पॉलीमॉर्फिज्म के लिए, नोवेल DNA सीक्वेंस के लिए। ये चार आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपका एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग ये किससे बिलोंग करता है बेटा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, जीन एक्सप्रेस एज RNA। RNA में जीन को एक्सप्रेस करने के लिए एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग का यूज किया जाता है, एक तरीके की टेक्निक जैसा ये होता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है एक तरफ, देखो ये लैक ओप्रॉन मॉडल से बिलोंग करता है। किससे आपका बिलोंग करेगा बेटा, लैक ओप्रॉन मॉडल से बिलोंग करता है। तो लैक ओप्रॉन मॉडल में क्या था, ये आपकी ई कोलाई बैक्टीरिया थी। इस ई कोलाई बैक्टीरिया अगर ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये अपने एनर्जी को पाने के लिए जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट आपका जो लैक्टोज होता है, इसको ब्रेक करके वो क्या लेती है, अपनी एनर्जी को बनाती है। तो ये जो आपको लैक्टोज को ब्रेक ब्रेक करके किया जाता था, इसलिए इसको लैक ओप्रॉन मॉडल कहा गया है। ठीक है, तो लैक ओप्रॉन मॉडल में डिफरेंट टाइप के सारे जीन्स आते हैं, तो इससे ये बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसमें आपको मैचिंग करना है, हर जीन किस एंजाइम से आपका फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं, आप देखिए इसमें आई जीन जो है ये आपका किससे बिलोंग करता है, ये आपका रिप्रेशर होता है। क्या होता है, आई जीन रिप्रेशर होता है। फिर आपका हो गया जेड जीन, जो जेड जीन है बेटा ये आपका होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम से ये कंबाइन करता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही लैक्टोज को तोड़ देता है। ठीक है, लैक्टोज को ही वो तोड़ देता है। और फिर आपका क्या है, आपका ए जीन है। ए जीन फिर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांस एसिटाइलेशन। ठीक, और वाई जीन बचा है ये परमिएज को, ये परमिएज इस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका बैक्टीरिया को इसके अंदर लैक्टेज को आने के लिए क्या देता है, परमिशन देता है। और जैसे ये आपका परमिएज एंजाइम, और जैसे ये आता है तो इसको बीटा गैलेक्टोसाइडेज गैलेक्टोज को दो फॉर्म में ये इसको तोड़ देता है। ठीक है, तो ये आपका मैचिंग में देखिए, पहले का क्या है 3 हो गया, बी का क्या है बेटा 1 हो गया, सी का क्या हो गया 4, और डी का, रुकिए, पहले का 3, दूसरे का 1 हो गया, सी का 4 और डी का 2। 3 1 4 2, देखिए कहाँ लिखा गया है, 3 1 4 2, ये नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 3 1 4 2, ये हो गया आपका 11 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है विच आर बिलोंग टू द पैरामेट्रिक टेस्ट, विच आर बिलोंग टू द
पैरामेट्रिक टेस्ट। जब आपका पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है, एक तरीके का स्टैटिकल टेस्ट होता है, ठीक है। जब आप रिसर्च के फील्ड में जाएंगे तो उसमें डिफरेंट टाइप के आपके टेस्ट मिलते करने के लिए। तो एक स्टैटिकल टेस्ट होता है, जैसे किसी भी पॉपुलेशन के टेस्ट के बारे में हमको करना है तो हम अपने दिमाग में उस चीज़ के बारे में माइंड सेट करके चलते हैं कि इस चीज़ को हम मान के इस टेस्ट को करेंगे। अगर जो चीज़ हम माने उसके अकॉर्डिंग टेस्ट अगर नहीं आता है तो मतलब जो थियोरी में लिखा गया है वो आपका ट्रू है, ठीक है। जैसे किसी भी चीज़ का एक कहा नहीं जाता, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है, उस चीज़ को हम आपकी बुक की नॉलेज में कुछ और लिखा है और उसको हमको प्रूफ करने के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं किसी इन्वायरमेंट में, तो जो आपका बुक की नॉलेज में लिखा गया है उसके अगेंस्ट हम टेस्ट कर रहे हैं कि मतलब ये सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। दोनों मान के हम टेस्ट करते हैं। अगर हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे हमने किसी चीज़ को मान के चला कि मेरा टेस्ट का आंसर 1 आना चाहिए और बुक में आंसर क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, ठीक है। तो हम 0 को छोड़ करके हम 1 पे आपकी स्टडी कर रहे हैं, परंतु अगर हमारा 1 नहीं आता है तो मतलब बुक वाला जो सामने वाला है वो आपका टेस्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीका का जो टेस्ट होता है उसको कहते हैं स्टैटिकल टेस्ट कहा जाता है। इस स्टैटिकल टेस्ट के अंतर्गत 2 टेस्ट आते हैं, एक को कहते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं और दूसरा आपका जो टेस्ट आता है क्या है भाई, एक आपका टेस्ट हाँ पैरामेट्रिक होता है और एक और आपका टेस्ट होता है नॉन पैरामेट्रिक करके। तो जो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है बेटा, उस पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या होता है, जब कहीं का डिस्ट्रीब्यूशन जो पॉपुलेशन का हो, पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी एरिया का अगर क्या हो नॉर्मल होता है तो वहाँ का जो हम टेस्ट करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका पैरामेट्रिक टेस्ट कहलाता है। पैरामेट्रिक टेस्ट में हमेशा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। और नॉर्मल कब होता है, जब आपका ये कर्व कैसा बन जाए, बेल शेप्ड बन जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपका पॉपुलेशन का नॉर्मल है। तो इस तरीके के टेस्ट को कहते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट। और इसमें जो टेस्ट होता है इसमें आपका क्या आता है, मीन आता है, ठीक है, मीडियम आते हैं और जो स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज़ें आपकी पैरामेट्रिक टेस्ट के अंतर्गत, मतलब इसको टेस्ट करने के लिए तीनों चारों मेथड को हम लगा करके इसको सॉल्व करते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है पैरामेट्रिक टेस्ट का है वो टी टेस्ट है, ठीक है, जेड टेस्ट है, एफ टेस्ट है और आपका पर्सन कॉफिशिएंट टेस्ट हो गया, ये सारे। और आपका एक और टेस्ट है एनोवा टेस्ट। ये सारे टेस्ट आपके क्या कहलाते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट है, जो हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं। और जो आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आपका आ जाता है मैन विटी टेस्ट हो गया और आपका काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, ये क्या है आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं, ठीक है। और बाकी जो ये मैंने बताया ये आपका क्या है, पैरामेट्रिक टेस्ट। तो क्वेश्चन पूछा गया विच आर द बिलोंग टू द पैरामेट्रिक टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा टेस्ट सब बताए हैं, तो इसका मतलब ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर डी इज राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नल हाइपोथेसिस डिनोटेड बाय, नल हाइपोथेसिस को किस हम सिंबल द्वारा इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। नल हाइपोथेसिस का मतलब मैंने अभी बताया ना कि आप लोग किसी भी चीज़ के रिसर्च के लिए जाते हो तो हम किसी भी चीज़ को मान लेते हैं, जैसे आप मैथ सॉल्व करते हो तो उस चीज़ को मान लेते हो ना, उसी तरीके से अगर हम किसी की वैल्यू को 0 से मान के चलते हैं या उससे भी कम मान के चलते हैं तो जो हम माने वही हमारा क्या होता है, नल हाइपोथेसिस। नल का मतलब होता है नथिंग, 0, ठीक है। तो हमेशा उस चीज़ को हम बेस से 0 से मान के चलेंगे। अगर हमारे जो हमने टेस्ट किया वो नहीं आया और सामने वाला जो रखा गया है जो आपके बुक में है वो अगर आंसर आता है तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और जो अगर हमारा आता है और बुक वाला गलत होता है तो निगेटिव आपका नल हाइपोथेसिस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो जो नल हाइपोथेसिस को डिनोट किया जाता है H0 या H0 से, ठीक है। तो ये H1 होता नहीं, H2 भी नहीं है, H1 भी नहीं है, H2 भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। H0 आपका क्या होता है, नल हाइपोथेसिस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है, चूज करना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट में हम लोग देखते हैं यहाँ आंसर, इसका आंसर यहाँ है। 4 स्टेटमेंट दिए गए, चारों स्टेटमेंट को हमको करेक्ट चूज करना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि when the muscles fiber covered with the connective tissue is known as the endomycin, ये आपकी सही है। when the muscles covered with the connective tissue is called the epimycin, ये भी सही है।
वेन द फैसिकुलाई कवर्ड विद द कनेक्टिव टिश्यू इज नोन एज द फैसिया या पेरीमाइसिन, ये भी सही है। चौथा दिया गया है वेन मेनी मसल्स बंडल कलेक्ट टू द काल द इंडोमाइसिन, नहीं फैसाई बोलते, ठीक है, तो ये आपका गलत है। आपका क्वेश्चन में 40 में पहला, दूसरा, तीसरा तीनों क्वेश्चन सही हैं। तो आपका देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऑप्शन नंबर 20 राइट, इसका क्या हो जाएगा बेटा, आपका ऑप्शन नंबर 20 राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है ड्यूरिंग द पार्चुरेशन के दौरान, पार्चुरेशन का मतलब होता है जब हमारा नहीं यूरिन का त्याग करना, ठीक है, यूरिन को बॉडी से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, पार्चुरेशन कहलाता है, ठीक है। तो जब हमारा जो आपका यूरिनरी ब्लडर से आप यूरिन को पास करते हैं उसी को पर्चुरेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग द पर्चुरेशन अ प्रेग्नेंट वुमेन इज हैविंग द प्रोलॉन्ग लेबर पेन एंड द चाइल्ड बर्थ हैज टू बी द पेस्टेंट, इट इज द एडवाइजेबल एंड द एडमिनिस्ट्रेटेड ए हार्मोन्स देन कैन, ठीक है। लिखा कि प्रसव के दौरान एक गर्भवती महिला को लंबे समय तक प्रसव पीड़ा होती है और बच्चे के जन्म को रोकना पड़ता है। ये सलाह दी जाती है कि एक हार्मोन्स दिया जाए जो कि वो हार्मोन्स क्या करे, आपकी वो हार्मोन्स क्या होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, और मसल्स को क्या कर दे, कंट्रैक्ट कर दे। तो जो आपके जो मसल्स पाई जाती हैं यूट्रस के वाल में वो कैसी होती है, स्मूथ होती हैं, जो उसको क्या करे बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करे, जिससे बच्चा क्या हो सकता है, पास आउट आसानी से कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट, जो आपकी ऑक्सीटोसिन दी गई है इंजेक्शन, वो क्या होगा, हार्मोन्स का जो इंजेक्शन दिया गया, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, ये तो होता नहीं। रिलीज द ग्लूकोज इन द ब्लड, ये भी नहीं है। स्टूमुलेट द ओवरी, ओवरी को नहीं, स्मूथ मसल, जो आपके एब्डोमेन जो होते हैं, मतलब यूट्रस की जो वॉल होती है वो स्मूथ मसल की बनी होती है, उसको ये क्या करता है, एक्टिवेट करेगा और वो उसको कांटेक्ट करेगा, ताकि पुशअप के थ्रू बच्चा क्या हो सकता है, उसका बर्थ हो सकता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट। और वो हार्मोन्स क्या है बेटा, आपका ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन आपकी हार्मोन है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। बनते कहाँ हैं बेटा, आपके हाइपोथैलेमस में स्टोर होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और स्टोर होने के बाद जब इनकी ज़रूरत होगी तो वहाँ से ये रिलीज होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। तो आपका 50 का क्वेश्चन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 60 में ब्लैक नेक्रोसिस ऑफ यंग लीव्स एंड द टर्मिनल बर्ड्स डेवलप ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, कहा गया है कि युवा पत्तियों में और टर्मिनल कलिकाओं का काला परिगलन किसकी कमी के कारण विकसित होता है। पहला आपका सल्फर है, दूसरा जिंक है, मैग्नीशियम है और बोरान है। तो ये क्या होता है बेटा, बोरान के थ्रू होता है, किसके द्वारा होता है, आपका बोरान के थ्रू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है इन फोटोसिंथेसिस फर्स्ट, फोटोसिंथेसिस फर्स्ट में द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, मतलब पीएस फर्स्ट, आपका जो पीएस फर्स्ट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, उसमें आपको देखना है फेरोडॉक्सिन है, साइटोक्रोम है, प्लास्टोसाइनिन है, एंड आयरन सल्फर कंटेनिंग है। क्या है बेटा, आपका आयरन सल्फर कंटेनिंग है, ठीक है, क्या है आपका आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन होती है, वो आपका क्या होता है, फर्स्ट पीएस फर्स्ट का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप इज द स्ट्रेट लाइन, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप क्या है, एक तरीके का स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन में हम लॉगरिथम का इक्वेशन डालते हैं तो आपका इक्वेशन आता है इसमें सी जेड यस इज इक्वल टू सी जेड पावर ए हो जाता है। तो इसको हम लॉग में चेंज करते हैं तो इसका आ जाएगा लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस लॉग जेड लॉग ए। तो यहाँ देखिए ये वाला इक्वेशन कहाँ दिया गया है, लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी, ये सी होगा, प्लस जेड लॉग ए, पहला ही सही है। लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी ई दिया गया है और प्लस जेड लॉग, ये भी गलत है, ये भी गलत है, पहला ऑप्शन आपका सही है कि लॉग एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। किसी भी एरिया में कितनी स्पीसीज की रिचनेस है, इसको इसी आपके
लॉग के जो लॉगेरिथम है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के थ्रू दर्शाया गया है। यस जो है बेटा आपके स्पीसीज का रिचनेस बताता है, ए आपका एरिया बताता है, सी आपका कॉफिशिएंट या कोरिलेशन बताता है, जेड आपका वाई इंटरप्टेड होता है। तो ये चीजें आपकी क्या बताती हैं, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। ये क्वेश्चन आपके जो अभी हाल ही में जो आपका केबीएस का एग्जाम आपका हुआ था 22 में कि 23 में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आए हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इफ द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 30 एंड मीन इज 180, व्हाट इज द मीडियन। व्हाट इज मीडियन कहा गया है, ये आपके बायोस्टैटिक का क्वेश्चन है कि आप लोग इसको सॉल्व किए होंगे भाई, बहुत पहले से जो बच्चे मैथ वगैरह लगाते हैं तो वो अपना इसको सॉल्व किए हैं। चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन दिया गया है कि इफ द मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 30, मोड कितना दिया गया है आपका, मोड दिया गया है 30, मोड कितना दिया गया है आपका, एक मिनट, मोड दिया गया है आपका 30 और फिर आपका क्या दिया गया है, मीडियन। मीडियन कितना दिया गया बेटा आपका, इफ द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 30, मीन दिया गया, मीडियन तो आपको निकालना है, मीन दिया गया है आपका 180, कितना दिया गया है आपका 180 दिया गया है, और आपको निकालना क्या है, मीडियन निकालना है। क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है, लिख लीजिए, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। मोड कितना दिया है 30 है, 3 इंटू मीडियन आपको निकालना है, 2 इंटू मोड कितना दिया गया है, मीन कितना दिया, ये मीन है ना 180, 2 गुणे 180 ये हो जाएगा। तो इसको हम इधर ला दें तो ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा, 30 प्लस हो जाएगा 18 दुना के 36, 360 अब बराबर 3 इंटू मीडियन, और मीडियन बराबर ये इससे काट दो, अपान इसको या तो 30 कर दो 3 कर दो, इसको काटने पे आ जाएगा 360 प्लस 30 हो जाएगा 390, और 3 से काट दोगे तो 3 एकनम 3, 3 त्रिकानो 0, 130 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा आपका, 130 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी इज राइट, 130 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको फार्मूला याद करना है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, ये फार्मूला याद कर लेंगे। इसके ऊपर ये आप अपने क्वेश्चंस को रख देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 130। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 का क्वेश्चन नंबर 20 राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20 में आपका दिया गया है बेटा, रेप्लिकेशंस के दौरान कौन कौन से सीक्वेंस आपके लगेंगे, इसी को देखना है। रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इसको सही सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। इसमें करना है बेटा, सही सीक्वेंस में आपको अरेंज, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज कैरेक्टराइज्ड बाय, सही सीक्वेंस में इसको अरेंज करना है। तो सही सीक्वेंस आपका हो जाएगा, द डायरेक्शन ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ 5 to 3। दूसरा आपका दिया गया है, ये तो मान लो पहला तो सही है, डायरेक्शन क्या हो गया आपका 5 to 3 हो गया, ये पहले पे आ गया। ठीक, पहले पे तो तीनों हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, वनली द टेम्परेट विद द 5 to 3 पोलैरिटीज रेप्लिकेट, रेप्लिकेशन इनिशिएट, हाँ इसके बाद ORI साइट पे आपका रेप्लिकेशन इनिशिएट हो जाएगा। तो ये पहला हो गया, तीसरा वाला दूसरा हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज द प्रोसेस, ये आपका हो जाएगा तीसरे नंबर पे आ जाएगा, चौथा वाला। फिर आपका क्या हो जाएगा, द डॉटर मॉलिक्यूल्स ऑफ द फॉर्म हैज 1 पैरेंटल स्ट्रैंड, ये आपका हो जाएगा चौथे नंबर पे। तो मतलब क्या हो गया आपका वली टेम्पलेट, ये तो गलत है। इसमें क्या क्या आ जाएगा बेटा आपका, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में 1 3 4 5 हो जाएगा, तो 1 3 4 5 ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया द एटमॉस्फेरिक ग्रोथ रेट ऑफ द CO2 इन द डिकेड 2005 to 2040 वाज, कहा गया है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड 2005 से 2014 के दशक में कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल में वृद्धि की दर कितनी है, कितने दर से ये वृद्धि की है 2005 से लेके 2014 तक। तो यहाँ पे आपका दिया गया है
0.73 ppm पर ईयर है, 1.44 ppm पर ईयर है, 2.11 ppm पर ईयर है और 1.87 ppm पर ईयर है। तो आपका 2.11 ppm पर ईयर आपका यहाँ पे आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 21 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अ न्यू स्पीसीज ऑफ जंपिंग स्पाइडर कोरेटस, एक मिनट, अ न्यू स्पीसीज ऑफ जंपिंग स्पाइडर कोरेटस पाइपर हैज बीन द डिस्कवर्ड इन विच इंडियन स्टेट। ये अभी आपका बहुत न्यूली क्वेश्चंस है, ये आपका जैसे नहीं होता है अभी रिसेंटली 2023-24 वाला क्वेश्चन है कि आपके एक स्पाइडर जो है, जंपिंग स्पाइडर की स्पीसीज खोजी गई है कोरिटस पाइपरस हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच इंडियन स्टेट में। ठीक है, किस इंडियन स्टेट में ये जंपिंग करता है, ये जो स्पाइडर है, ये मकड़ी जो होती है ये जंप करके जाती है। तो ये आपका केरला में है, तमिलनाडु में है कि आंध्र प्रदेश में है कि कर्नाटका में, कहाँ है बेटा आपका ये तमिलनाडु का। कहाँ का है ये आपका तमिलनाडु का। ये आपकी रिसेंटली क्वेश्चन है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि हो सकता है आपके ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 20 राइट। क्वेश्चन नंबर 23, विच प्रोटीन मेक द थीन फिलामेंट एक्टिन। कहा गया कि वो कौन सी प्रोटीन है जो थीन फिलामेंट एक्टिन की बनी हुई है। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन क्या है, मायोसिन, रेगुलर प्रोटीन, एक्टिन, ये नहीं है आपका। कंट्रेक्टाइल एक्टिन, रेगुलर प्रोटीन एंड ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमाइसिन, ये आपका ऑप्शन नंबर 20 सही। कंट्रेक्टाइल, ट्रोपोनिन, रेगुलरिटी एंड ट्रोपोमिन, ऑल ऑफ अबव, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 20 राइट। कंट्रेक्टाइल जो प्रोटीन होती है वो एक्टिन होती है, रेगुलेटरी प्रोटीन है। एक्टिन आपकी कंट्रेक्टाइल प्रोटीन हो जाएगी और रेगुलेटरी प्रोटीन क्या हो जाएगी, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन। इसमें कंट्रेक्टाइल प्रोटीन आपकी मायोसिन, रेगुलेटरी प्रोटीन एक्टिन नहीं होती। एक्टिन मायोसिन दोनों आपकी कंट्रेक्टाइल में आती है। तो यहाँ कंट्रेक्टाइल प्रोटीन में आपकी एक्टिन हो गई और रेगुलेटरी प्रोटीन में आपकी हो जाएगी ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन हो जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर 20 राइट। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 20 राइट। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है कि द मोनोमर्स ऑफ द मायोसिन थिक फिलामेंट। मायोसिन का जो मायोसिन एक तरीके का थिक फिलामेंट होता है बेटा, और इसके मोनोमर्स को क्या कहते हैं, मायोसिन के मोनोमर्स को क्या कहा जाता है, जी एक्टिन, एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन या मीरोमायोसिन। क्या कहा जाता है बेटा आपका, मीरोमायोसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मीरोमायोसिन कहा जाता है। तो 24 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 25, बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट प्रेजेंट, बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट प्रेजेंट होते हैं आई में, पेक्टोरल गर्डिन में, पेल्विक गर्डिन में, बोथ ए एंड बी। आई में भी आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट प्रेजेंट होता है और पेक्टोरल गर्डिन में जो हमारी ये क्या बोलते हैं इसको, अंश मेखला ही बोलते हैं ना हिंदी में, जो शोल्डर वाली ज्वाइंट है पेक्टोरल गर्डिन, ये फिट होती है ना आपके ह्यूमरस में जाके। तो ये जो होती है किस तरीके से फिटिंग होती है इसमें, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है, बॉल जैसे बॉल होता है उसके अंदर सॉकेट जाके फिट, सॉकेट के अंदर बॉल जाके फिट हो जाता है, उसी तरीके से हमारी आंखों में भी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पाई जाती है और हमारे पेक्टोरल गर्डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा, ए एंड बी बोथ हो जाएगा। ठीक है, 25 का ए एंड बी बोथ हो गया। 26 हो गया, इवोल्यूशन ऑफ एनिमल टुक प्लेस द थ्रू द नेचुरल सिलेक्शन वाज द प्रपोज्ड। नेचुरल सिलेक्शन जहां दे दिया, कौन होते हैं बेटा आपके, डार्विन जी होते हैं। कौन है नेचुरल सिलेक्शन को कौन इवोल्यूट किया है, आपके डार्विन ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। द कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज मेनली ड्यू टू, जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसकी वजह से होता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 26 करवा दिए बेटा। आज आप लोगों का सेशन यहीं तक हमको करना पड़ेगा कि थोड़ा सा तबीयत मेरी सही नहीं है, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए इसलिए बना दिया कि आप लोगों को पता चले कि यहाँ पे मॉडल पेपर स्टार्ट हो गया वापस से, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आके हर सैटरडे यहाँ मॉडल पेपर होता है। वैसे मैं कोशिश करूँगी एक वीक में 2 मॉडल पेपर हो, और आप लोग नीचे हेल्पलाइन दी गई है वहाँ पे आप लोग डायरेक्ट बात कर लेंगे। जिस दिन मॉडल पेपर रहेगा उस दिन आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आज मैं क्लास को यहीं तक स्टॉप करती हूँ, बाकी जो वीडियो है मैं कल आप लोगों को बना के इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, ताकि हमें भी मोटिवेट हो और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे और क्वेश्चन ला सकते हैं।
तो आप लोगों का पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए डरिए नहीं, अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट रखिए। अगर एग्ज़ाम होगा तो अच्छा है, अगर बाय द वे आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तो पोस्टपोन होकर के 1-2 महीने और जा सकता है, तो और आपको और प्रिपरेशन करने के लिए अच्छी टाइम मिल जाएगी। मतलब जो बच्चे कर चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, जो बच्चे लापरवाही से इधर उधर घूम रहे हैं कम से कम वो थोड़ा पढ़ लेंगे। और इतना हार्ड कंपटीशन है कि आप जितना हो सके मेहनत करिए और ऑनेस्टी से पढ़िए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू टू एवरीवन।